नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों को धार देने में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश की मुनिकीरेती में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक की जाएगी। उसमें पहले संगठन स्तर पर सभी जनपदों के सभी मोर्चों की टीम तैयार की जाएगी। चुनाव में रणनीति अपनाने के लिए बीजेपी पन्ना प्रमुख से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपेगी, जिसके लिए बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। हमारे मोर्चों के जिले की टीम बनेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी प्रदेश कार्य समिति है इस बार मुनिकीरेती में हम लोग कर रहे हैं, जहां G20 भी होने वाला है, उसकी मीटिंग होने वाली है। वो ऐसा हमने चुना है। 29-30 तारीख को बैठक रहेगी और उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा हम जिले के अपने जो मोर्चे हैं उन मोर्चों की गठन हम कर लें। बाद में मोर्चों की मंडल की टीम बनेगी। इसके साथ साथ हमारे शक्ति केंद्र और बूथ की टीम उस तक हम लोग अपने संगठन पहुंचाएंगे। मार्च तक हम लोग अपने पन्ना टीम तक की गठन का हम पूरा लेंगे। हमारे आपके वहीं वन विभाग के वार्षिक अधिवेशन बैठक के समापन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते विभागों के वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए वन विभाग के साथ बैठक की गई, जिसमें कि कई अहम बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही जो हमारा लक्ष्य है कि 2023 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है, उसमें वन विभाग भी अपना संपूर्ण योगदान देगा और हमारी सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति को अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया गया। तो में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। जो भारतीय वन सेवा संघ की ये बैठक हो रही है, अधिवेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से चूंकि बीच में कोरोना काल रहा, उसके कारण से बैठक नहीं हो पाई। ये बैठक आज हो रही है। इसमें बहुत सारे जो सरकार का हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये मंत्र है, इस मंत्र के आधार पर भारतीय वन सेवा के लोग भी अपने स्थानों पर और अच्छी तरह से अपना योगदान दें, राज्य के विकास में योगदान दें। और जो हमने उत्तराखंड 2025 रजत जयंती वर्ष जिसके लिए सभी विभागों से अपेक्षा की है। हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन का जो उत्तराखंड चैप्टर है, हम लोग 3 साल बाद लगभग मिल रहे हैं, बिकॉज पहले कोविड होने के कारण इस तरह का हम सेवा का अधिवेशन नहीं कर पाए। और बहुत सी चीज़ें जो एक चेंजिंग टाइम के साथ जो सिनेरियो चेंज हो रहा है और हमारी सर्विसेज से जो अपेक्षाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे ग्लोबल, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि आज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एक बहुत ही बर्निंग इशू है। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक समय था कि देश के अंदर विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी अपनी बहाली के लिए लगातार 34 दिनों से विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। विधानसभा के बाहर सभी बर्खास्त कर्मचारियों ने थाली पीटकर नारेबाजी कर अपनी बहाली की मांग की। प्रदर्शन करे बर्खास्त कर्मचारियों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आधा अधूरा न्याय किया। आगे उन्होंने कहा कि 228 कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने समिति बनाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया और 2015 से पहले विधानसभा भर्ती कार्मिकों को विधिक राय का बहाना बनाकर उन्हें बचा लिया गया। बाकी राज्य गठन से अभी तक की प्रक्रिया समान रही है। जी देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारा 34वां दिन है और हम यहाँ पे लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा दोषी कौन है, अध्यक्ष क्यों मौन है। आज स्पीकर मैडम आई विधानसभा के अंदर, लेकिन उन्होंने हमारे साथ मुड़ के देखा भी नहीं है और मौन धारण कर रही है। उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे पत्थर दिल की हो गई है। इतनी पुकार सुन के तो जो पत्थर होता है उसका दिल भी पिघल जाता है। जिले भर के छात्र छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री की ओर से परीक्षा पे चर्चा और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किए गए। इसी के तहत नारायण
बगड़ प्रखंड में स्थानीय जीआईसी के सभागार में भी प्रधानमंत्री की ओर से परीक्षा पे चर्चा और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी खुशहाल सिंह टोलिया, एसएमसी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी समेत सभी अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रखंड के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और अपनी कला का जौहर दिखाया। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र जीवन में अनुशासन, गुरुजनों, माता पिता का सम्मान और अपनी पढ़ाई में लगन ही एक छात्र को ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि चित्रकला प्रतियोगिता में कुल 125 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और एग्जाम वॉरियर्स बुक भेंट कर सम्मानित किया गया। विकासखंड नारायण बगड़ में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रमुख जी और हमारे कनिष्ठ प्रमुख जी, ज्येष्ठ प्रमुख जी, एसएमसी अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हमारे द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत आज यहाँ पे विकासखंड नारायण बगड़ के इंटर कॉलेज सभागार में बालिका नारायण बगड़ और रायका नारायण बगड़ के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके इंटर कॉलेज नारायण बगड़ के सभागार में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज नारायण बगड़ और बालिका इंटर कॉलेज नारायण बगड़ के लगभग 130 बच्चों ने प्रतिभाग किया और जिसमें प्रथम 50 बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम 10 बच्चों को एग्जाम वॉरियर्स बुक्स, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें प्रेरित किया गया। सर, जो ये मुहिम सरकार द्वारा चली है, उस कला प्रतियोगिता मुहिम जो हमारे आज स्कूल में जिसका आयोजन हुआ, उसमें मैंने एक विषय लिया जिसका नाम था अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जाने। उसमें मैंने भगत सिंह का चित्र बनाया और इस कला प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज हमारे विद्यालय में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जो कि ब्लॉक स्तरीय थी। इसमें विषय भविष्य में पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा पे है। आज हमारे विद्यालय में कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कला प्रतियोगिता में मैंने हमारी संस्कृति, हमारी पहचान का विषय लिया, क्योंकि हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। संस्कृति को बचाने के लिए मैंने इस विषय का चयन किया, जिसमें मैंने भारत की अनेक संस्कृतियों को दर्शाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंथन सभागार में वन अधिकारियों के अधिवेशन में पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये जिलाधिकारी के स्तर पर इस पर जोशीमठ में उन्होंने अलग अलग जगह पर जमीन देखी है। जिलाधिकारी के स्तर पर एक कमेटी भी बनाई गई है। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से बात भी प्रदेश सरकार कर रही है। उनकी सहमति के आधार पर ही प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर सबके लिए अच्छा ही करेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही रिपोर्ट जोशीमठ आपदा को लेकर आ जाएगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि हर दिन खुद उनकी मॉनिटरिंग करता। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 270 मकान खाली कराए जा चुके हैं जो खतरे की जद में थे। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर 70% का लगभग जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य है, बाजार भी खुले हुए हैं, वहां पर सब काम भी पूर्ण रूप से चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जोशीमठ की रोजी हम लोग रोज मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं और लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो उसमें थे, खतरे की जद में थे, आपदा से प्रभावित थे। और बाकी वहां पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहां के बाजार भी खुले हुए हैं, वहां के सब काम भी चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहां पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी जल्दी ही और एनडीएमए भी वहां पर काम कर रही है। उन सबकी रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए
जो उन सबको कंपाइल करेगी और कंपाइल करने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई की जो नए स्थान हमने ढूंढने हैं वहां पर पुनर्वास होना है, उन सब के लिए काम कर रहे हैं फौरी तौर पर। अभी ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो वहां पर जो भी लोग आपदा प्रबंधन के काम में लगे हैं, जिलाधिकारी हमने को यहाँ से लगातार कहा गया है कि किसी भी प्रकार की जो ठंड में जरूरत के सामान हैं, जरूरत की चीजें हैं, हीटर इत्यादि हैं, कपड़े हैं, और कुछ जो बीमार लोग हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनके लिए अगर जो मेडिकल की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उन सभी के उचित प्रबंध के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। वहीं हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जोशीमठ के मामले पर मीडिया को बयान देते हुए कहा कि जोशीमठ के मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी 4 धाम यात्रा पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम पहले भी आपदाएं झेल चुके हैं, जिससे हम अभी भी ठीक तरीके से उबर नहीं पाए हैं। कुछ चीजों को अनावश्यक ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका सर्वेक्षण अभी चल रहा है, वैज्ञानिक देश का सर्वेक्षण कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ अब तक कई बार होकर आ चुके हैं। इसके अलावा वो लगातार उत्तराखंड सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि आज सुबह ही मेरी सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता की भावना के अनुरूप ही काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी रिपोर्ट आने का इंतजार है, अगर लोगों को दूसरी जगह पर विस्थापित भी करना होगा तो वो भी प्रदेश सरकार उनको सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करेगी। कुछ चीजें तो अनावश्यक ऐसी हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ हुआ है और उसको सर्वेक्षण हो रहा है, भूवैज्ञानिक उसका कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़े तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी तरीके से नजर है और मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, वो वहाँ जा भी रहे हैं। आज ही सुबह मुख्यमंत्री जिससे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे रिपोर्ट आती है हम हर चीज को करने के लिए तैयार हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश में मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आने वाले नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की, तो वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें मंडल अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मंडल अध्यक्ष पार्टी की मजबूती के लिए भूमिका निभाते हैं और आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा के दौरान मंडल अध्यक्षों की भूमिका अहम रहने वाली है। कुछ चीजें तो अनावश्यक ऐसी हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ हुआ है और उसको सर्वेक्षण हो रहा है, भूवैज्ञानिक उसका कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़े तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी तरीके से नजर है और मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, वो वहाँ जा भी रहे हैं। आज ही सुबह मुख्यमंत्री जिससे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे रिपोर्ट आती है हम हर चीज को करने के लिए तैयार हैं। वहीं प्रदेश में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सरकार के तमाम मंत्री परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी किशनपुर के राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे और वहां उन्होंने छात्रों की बनाई सुंदर पेंटिंग का अवलोकन किया और इसके साथ ही छात्राओं ने तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि हमारे बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आए दिन बच्चों में तरह तरह की प्रतिभाएं उजागर हो रही हैं। अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो हमारे बच्चे बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। चर्चा और समाज कार्यक्रम किशनपुर इंटर कॉलेज में यहाँ पर आयोजित किया गया है।
यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। अभी मैंने जो पेंटिंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई, उसका अवलोकन करने का मौका मिला। वास्तव में इन बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है कि अगर इनको प्लेटफॉर्म हम बनाएं, तो देख रहा था कि एक बच्चे ने मोदी जी का ऐसा चित्र बनाया था कि उनको सजीव दिखाई दे रहा था। तो इनको अगर प्लेटफॉर्म मिले तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। जोशीमठ में बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रही है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरीके की आपदा जोशीमठ में आई है, ऐसी आपदा की कभी हमने कल्पना नहीं की थी और जब परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके की दिक्कतें लगातार आती हैं। लेकिन सरकार का पहला काम लोगों की जान माल की रक्षा करना है और दूसरा काम कि लोगों के अंदर से भय समाप्त किया जाए, क्योंकि जिन लोगों का अपना परिवार छूट जाता है उनके अंदर एक भय का वातावरण हो जाता है। और अब तीसरा जो काम है, उत्तराखंड के पर्यटक स्थल औली जैसा पर्यटक स्थल जो कि जोशीमठ के अंदर है, वहां पहाड़ का कोई पर्यटक प्रभावित ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और विपक्ष या फिर हरीश रावत हैं, उनके पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते रहते हैं। देखिए, मैं क्योंकि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि जोशीमठ जैसी आपदा इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं, हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर दिक्कतें आती हैं, लेकिन पहला काम था लोगों की जान माल की रक्षा करना और जितने भी प्रभावित परिवार थे उनको हमने आवासीय व्यवस्था दी है। दूसरा हमारा काम था लोगों के अंदर से भय समाप्त करना। भाई भय स्वाभाविक रूप से अपना परिवार घर छूट जाता है तो एक भय का वातावरण रहता है, धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है। अब तीसरा जो काम है वो उत्तराखंड के पर्यटन, खासतौर ओली जैसा पर्यटन स्थल जोशीमठ के अंदर है, इसलिए पहाड़ का जो पर्यटन प्रभावित ना हो इसका वातावरण तैयार करना, हम 3 काम कर रहे हैं। हरीश रावत जी विपक्ष में विषय नहीं है, मुद्दे नहीं है, इसलिए बहुत से विषय आएंगे। आखिरकार भूगर्भीय सर्वे होगा, जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आई उसके आधार पर विस्थापन की व्यवस्था होगी। सीमांत घाटी का गांव तोलमा, जहां ज्यादातर भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहां के लोगों को गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ साल पहले इस गांव तक जाने के लिए सड़क कटिंग निर्माण का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान सड़क निर्माण कटिंग का काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते आज भी यहां के लोग यूं ही अपने गांव तक पैदल सफर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अधूरी सड़क गांव तक पहुंचाई गई, वहां आधा अधूरी सड़क भी अब जगह जगह से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके चलते यहां की स्थानीय लोगों को पैदल आवाजाही करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि यहां के स्थानीय ग्रामीण आज भी अपने बीमार व्यक्तियों को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। जोशीमठ की ये खबर है, जहां पर सीमांत क्षेत्र में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। तोलमा गांव में ये लोग सड़क ना होने की वजह से परेशान है। आपको बता दें कि कुछ पिछले दिनों सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, लेकिन वहीं रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि 22 वर्षीय युवती का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि युवती प्रेम प्रसंग के चलते डिप्रेशन में थी, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
एक सनसनीखेज वारदात का सूचना मिली थी कि गांव वनेकी में जो है एक युवक जो है किसान है उसकी जो है गोली मार के हत्या हो गई। चूंकि वहां पर जब मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ लहूलुहान मतलब सर में गोली लगी थी और काफी सारी भीड़ वगैरह एकत्र थी। तो उसमें जो परिजन वगैरह से बीच में जानकारी की गई तो बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं थी कि वो बहुत शोकाकुल थे, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारी टीम ने लगातार लगकर की इसमें कुछ जानकारी निकाली तो पता चला युवक के किसी से मित्रता थी और उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन शादी ना होने के कारण की परिस्थितियों में बहुत डिप्रेशन में था और ये बात उसने अपने अन्य मित्रों में जो उनकी 2 महिला मित्र थी और उनको बताई। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है औली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि जहां एशिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रोपवे भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि आजकल औली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही है। यहां 2 दिनों से लगातार बर्फबारी देखने को मिली और करीबन औली में इस वक्त 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है, जिसके कारण पूरा औली बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जो पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया और हालांकि आज चटक धूप के कारण मौसम सुहावना हो चुका था, लेकिन थोड़ी बहुत ठंड जरूर महसूस की जा रही है। वहीं लंबे समय के इंतजार के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे और सभी ने साथ बर्फ के फुहारे गिरने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही पर्यटकों ने मसूरी की ओर रुख किया और बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा देखा है, बहुत ही आनंद आ रहा है और फैमिली के साथ हम आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। घूमने की जगह है, बस बढ़िया है, बढ़िया मौसम हो रहा है, आए और घूमें, हम भी आनंद ले रहे हैं। मैं यहाँ घूमने के लिए मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, घूमूं और मैंने फर्स्ट बार में बर्फ देखी है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बार में अपनी और बच्चों को लेके आऊंगी, फैमिली को लेके आऊंगी, तब देखूंगी। और मतलब सबसे ये कहना चाहती हूँ मैं कि आए और यहाँ का आनंद लें, यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। और हम कैंपटी फॉल घूमे हैं, माल रोड घूमे हैं, यहाँ बर्फ में आए हैं। वाह, पहली बार बर्फ देखी आपने? जी फर्स्ट टाइम देखी है। आने वाले पर्यटक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहेंगे कि सब यहाँ पर आए, आकर घूमे, आनंद ले अच्छे से फैमिली के साथ। हमने अपने, ये मेरे हस्बैंड है, हम दोनों साथ आए फैमिली। तो यही कहूँगा सभी बंदे यहाँ से मसूरी आए, मतलब अपने यहाँ से फैमिली के साथ घूमे अच्छे से। बर्फ है, काफी मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे व्यू है, देखो इधर इतना शानदार व्यू आ रहा है। और कैंपटी फॉल भी घूमे, लाल टिब्बा घूमे, मजा आ रहा है। कुल मिला के ये बात है, जन्नत है यहाँ पे। खबर चंपावत से है, जहां सीमांत बनबसा थाने को देश के 16,000 पुलिस थानों में से बेहतरीन काम करने के लिए तृतीय श्रेणी पर पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने बनबसा थाना प्रभारी लक्ष्मण जगवान को प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया। आपको बता दें कि देश के टॉप थानों में स्थान पाने के लिए पुलिस स्टेशनों को विभिन्न 165 मापदंडों जैसे अपराध नियंत्रण, अपराध दर जांच और सार्वजनिक सेवा समेत के आधार पर आंका गया। साथ ही स्थानीय नागरिकों से थाने का फीडबैक भी लिया गया। विषय है, ये गौरव का विषय है, ये बताते हुए कि कल माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के द्वारा हमारे जनपद के थाना बनबसा को भारत के 16,000 थानों में तीसरा स्थान देते हुए उनको कल सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे एसओ बनबसा ने जाकर वहां पर माननीय मंत्री जी के हाथों से वो पुरस्कार ग्रहण किया है। ये न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे जनपद के लिए, पूरा उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव का विषय है, जिसके लिए माननीय डीजीपी महोदय, आईजी महोदय सभी ने इसके लिए हमें बधाई भी दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।